शुरू करते हैं हमारे लेक्चर की कहानी। सबसे पहले आपको पता है कि हमने बताया था आपको कि किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है एनिमल्स को, मतलब जितने भी धरती पे एनिमल्स है वो सारे सारे किसके मेंबर है? किंगडम एनिमेलिया के मेंबर है। और किंगडम एनिमेलिया के सारे मेंबर्स मल्टी सेल्यूलर एंड हेटेरोट्रोपिक होते हैं। मतलब दोस्तों, मैं ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता हूं कि धरती पे कोई भी यूनिसेल्यूलर एनिमल नहीं है। जितने भी एनिमल है वो सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर है और उन्हें कौन से किंगडम में रखा गया है? किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। और ये किंगडम एनिमेलिया जो था, इनको टोटल मिला के हमने 11 अलग अलग फाइलम्स में क्लासिफाइड किया। सवाल था सर क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों थी? बेटा क्लासिफिकेशन इसलिए करना जरूरी था क्योंकि किसी भी न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज जो थी, नई जो स्पीसीज हमने खोजी, हम उसे एक सुटेबल पोजीशन दे सके ताकि हम उसे इजीली स्टडी कर पाए। चले, और हमने एनिमल्स को जो क्लासिफाइड किया वो एनिमल्स के बीच सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे किया और पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को इन 11 फाइलम्स में क्लासिफाइड कर दिया। सबसे पहले या धरती के मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल जो थे वो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स थे, उसके बाद सीलेंट्रेटा के, उसके बाद टीनोफोरा के, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज के, उसके बाद एस्केहेल्मिन्थीज के, या इसे ही बोल दो नीमेटोहेल्मिन्थीज, या इसे ही बोल दो नीमेटोडा, ये सारे इसी के नाम है। उसके बाद एनेलिडा के, उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा के, उसके बाद मोलस्का के, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा के, उसके बाद हेमिकोडेटा के और उसके बाद कोडेटा के। ध्यान रखना, धरती के मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल वो है फाइलम पोरीफेरा के मेंबर, और धरती के मोस्ट डेवलप्ड और मैं कहूं मोस्ट एडवांस एनिमल वो अपने पास है फाइलम कोडेटा के मेंबर। वो अपने पास है दोस्तों फाइलम कोडेटा के मेंबर। मतलब जब मैं पोरीफेरा से लेके कोडेटा की तरफ मूव करता हूं तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी क्या होती है? इंक्रीज, एंड मोर एडवांस्ड एनिमल आते जाते हैं, मोर एडवांस्ड एनिमल आते जाते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल सीक्वेंस से याद रखनी है। अगर वो कहे कि सिलेंट्रेट्स आर एडवांस्ड एनिमल देन पोरीफेरा, तो आप कहोगे हाँ। वो कब पता रहेगा? जब आप ये पूरी की पूरी चीज सीक्वेंस से याद कर लोगे कि कौन सा फाइलम किसके बाद आता है, तभी आप इस कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे। चले भैया अपन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और कहानी शुरू करते हैं कि सर आपने बोला कि एनिमल्स को टोटल 11 फाइलम्स में क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। तो उनके पक्का कोई ना कोई तो कैरेक्टर हमने स्टडी किए होंगे जिसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया। बिल्कुल करें। तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाइड किया? मतलब हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा सबसे पहला बेस हमने लिया, वो लिया लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि उन एनिमल्स की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी किस हिसाब से बनी है। तो बेटा एनिमल्स की बॉडी में 4 टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। सबसे पहला सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा टिश्यू लेवल का, तीसरा ऑर्गन लेवल का, एंड चौथा ऑर्गन सिस्टम लेवल का। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेल्यूलर लेवल का। हमने बताया कि सारे के सारे एनिमल मल्टी सेल्यूलर है, मतलब एनिमल की बॉडी में तो खूब सारी सेल होगी, लेकिन वो सेल्स जो थी वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती। तो जिस भी एनिमल में सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें सेल तो खूब सारी है, लेकिन वो कभी भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती। इसका मतलब यह हुआ कि जिसमें भी सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ग्रुप ऑफ सेल है, और ग्रुप ऑफ सेल में कैसी सेल है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो ये क्या है? मैंने बोला ये अपने पास है ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है किसमें? सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब ये भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन सेल्स कभी भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती। अब सेल्स टिश्यू का फॉर्मेशन तो नहीं करती, लेकिन उन सेल्स के बीच डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया है, काम का बंटवारा देखा गया है कि अलग अलग टाइप की सेल अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ अपने पास ऑर्गेनाइजेशन में सम डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल्स और अमंग द सेल्स। चले, वो पूछेगा सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंटायर एनिमल किंगडम में कौन से फाइलम में? केवल फाइलम पोरीफेरा में, केवल फाइलम पोरीफेरा में। चले,
फिर क्या हुआ, फिर अपने पास यहां पे बोला ये मेरे पास था ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब इनमें क्या हुआ कि सिमिलर सेल्स जो थी उन सिमिलर सेल्स ने ऑर्गेनाइज्ड होकर किसका फॉर्मेशन कर लिया, टिश्यू का। तो हमने बोला टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, अरे हां कि ना, तो हमने बोला सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। तो इसमें क्या हुआ, हमने बोला सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। सिमिलर सेल्स किसमें ऑर्गेनाइज्ड होगी, टिश्यू में ऑर्गेनाइज्ड होगी। और उसने किसका फॉर्मेशन कर लिया, टिश्यू का। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दो फाइलम में प्रेजेंट है, पहला सीलेंट्रेटा एंड दूसरा टीनोफोरा। पहला सीलेंट्रेटा एंड दूसरा टीनोफोरा, इन दोनों में कैसा प्रेजेंट है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। फिर हमने बताया था टिश्यू जो है वो कई सारे अलग अलग टाइप के टिश्यू एक स्पेसिफिक पैटर्न और प्रोपोर्शन में मिलके फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन का। और ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें प्रेजेंट है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में, जिनको बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स, उनमें प्रेजेंट है ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने बोला कि कई सारे ऑर्गन्स के बीच फिजिकल और केमिकल और बोथ टाइप ऑफ इंटरेक्शन होती है, तब जाके बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम जो है ये मेरे पास ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। और जब भी कहे कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो आप कहोगे दोस्तों सेल्यूलर टाइप का। वो पूछेगा बताओ ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें, बेटा एस्के हेल्मिन्थीज से लेके कोर्डेटा तक, एस्के हेल्मिन्थीज से लेके कोर्डेटा तक कि सारे के सारे एनिमल्स में कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। चले भैया पहला पैरामीटर क्लियर है। नेक्स्ट अगले के बारे में बात करते हैं। अगला है बॉडी सिमेट्री। सबसे पहली बात आती है कि सर बॉडी सिमेट्री का क्या मतलब है। अरे यार एक सिमेट्रिक सीधा सा वर्ड है कि किसी भी एनिमल की बॉडी में एक ऐसा प्लेन प्रेजेंट होता है जहां से अगर मैं बॉडी को पार्ट कट करूं तो बॉडी दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, या मैं कह दूं दो हैव्स में डिवाइड हो जाती है, और वो दोनों के दोनों हाफ पार्ट एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो। उस प्लेन को अपन बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी में प्रेजेंट ऐसा प्लेन जो बॉडी को दो आइडेंटिकल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दे और बोथ पार्ट्स आर मिरर इमेज टू ईच अदर, उसको बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। अब सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल्स जो थे वो तीन टाइप के थे। कुछ एनिमल थे जिनको हमने बोल दिया एसिमेट्रिकल एनिमल। एसिमेट्रिकल मतलब एसिमेट्री, ए का मतलब एब्सेंट और सिमेट्री का मतलब प्लेन। ऐसे एनिमल जिनको कहीं से भी काटो लेकिन दो बराबर और आइडेंटिकल पार्ट में, हाफ पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उनकी बॉडी में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एब्सेंट। उनकी बॉडी में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एब्सेंट। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एब्सेंट, मतलब कहीं से भी काट लो आपको कभी भी दो आइडेंटिकल हाफ पार्ट नहीं मिलेंगे, उसे बोलते हैं एसिमेट्री। और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। अब ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स कौन से फाइलम में है, बेटा फाइलम पोरीफेरा के मोस्टली मेंबर। वर्ड पे ध्यान देना, मैंने ऑल नहीं बोला, मैंने बोला मोस्टली मेंबर्स जो है वो एसिमेट्रिकल है। मींस फाइलम पोरीफेरा जो है, जो पोरीफेरेंस है, उनमें भी सम एनिमल्स आर देयर जो कि सिमेट्री शो करते हैं एंड उनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। उनमें कैसी मिलती है, रेडियल सिमेट्री मिलती है। लेकिन मोस्टली एनिमल्स ऐसे थे जिनमें सिमेट्री नहीं मिलती। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मोस्टली। चले नेक्स्ट, दूसरा था रेडियल सिमेट्री। सवाल था सर रेडियल सिमेट्री क्या होती है। बेटा रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री थी जिसमें बॉडी में मोर देन वन प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। बॉडी में मोर देन वन जब नहीं था तो एसिमेट्रिकल था, जब बॉडी में मोर देन वन प्लेन हो तो उसे क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। अब उन मोर देन वन प्लेन की कंडीशन क्या थी, मतलब अगर बॉडी को एक से ज्यादा जगह से आप काटोगे तो दो आइडेंटिकल पार्ट मिल सकते हैं, दो आइडेंटिकल पार्ट मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये कोई सर्कल है, ये मेरे पास सर्कल है और ये इस सर्कल का हमने बोल दिया सेंट्रल पॉइंट है और मैं कह दूं सेंट्रल एक्सिस है। अगर मैं इस सर्कल को दो आइडेंटिकल पार्ट में काटूं तो यहां से काट सकता हूं, यस। इस प्लेन से भी मैं इसको दो आइडेंटिकल पार्ट में काट सकता हूं। अगर मैं यहां से काटना चाहूं तो दोस्तों मैं इस प्लेन से भी इसको दो आइडेंटिकल पार्ट में, इस प्लेन से भी मैं इसको दो आइडेंटिकल पार्ट में काट सकता हूं। इस लाइन के दोनों साइड वाला देखना, बोलो काट सकता हूं कि नहीं काट सकता, हां कि ना। मतलब बॉडी में एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन खास बात क्या थी भाई लोगों, खास बात यह थी कि ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस।
इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रल एक्सिस। मतलब चाहे प्लेन ब्लू वाला हो, चाहे ग्रीन वाला हो, चाहे येलो वाला, एक से ज्यादा प्लेन है, मतलब एक से ज्यादा जगह से बॉडी को दो आइडेंटिकल हाफ पार्ट में काट सकते हैं, लेकिन कंडीशन थी कि वो सारे प्लेन कहां से पास होने चाहिए? सेंट्रल एक्सिस से। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनी प्लेन विच पास थ्रू सेंट्रल एक्सिस कैन डिवाइड बॉडी इनटू टू आइडेंटिकल हाफ पार्ट्स। और उसी सिमेट्री को क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। और ये रेडियल सिमेट्री 3 फाइलम में होती है। कितने फाइलम में? 3 फाइलम में। सबसे पहला सिलेंड्रेटा, दूसरा फाइलम टीनोफोरा, एंड तीसरा फाइलम दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इकाइनोडर्मेटा। कौन सा? इकाइनोडर्मेटा। ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है, उस लार्वा में तो बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब उसकी बॉडी में तो केवल एक ही प्लेन है, लेकिन एडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो था उसमें मोर देन 1 प्लेन्स है, मतलब उसमें रेडियल सिमेट्री है। सवाल था गुरुजी ये तो फ्यूज उड़ जाएंगे। हमने कहा कैसे? अगर वो कहे कि रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन इकाइनोडर्मेट्स, तो बताओ स्टेटमेंट सही कि गलत? हमने कहा एकदम सही है, एकदम सही है। आप कहोगे गुरुजी क्यों? उसने तो लार्वा और एडल्ट लिख के ही नहीं दिया, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें आंसर क्या देना है? बेटा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और तुम में है भी नहीं, लगाओगे कहां से? हाँ कि ना? क्यों? उसकी वजह थी कि जब भी कोई चीज दे रहा है वो लिख रहा है सीधा कि रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन इकाइनोडर्मेट्स। इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट जो बात करता है, कहीं पे भी बाय डिफॉल्ट जो डेटा लिखा जाता है वो एडल्ट का ही लिखा जाता है। अगर उसे लार्वा और एम्ब्रियो के बारे में बात करनी होगी तो वो स्पेसिफाई करेगा कि मुझे लार्वा के बारे में बताओ, मुझे एडल्ट के बारे में, मुझे लार्वा के बारे में बताओ, मुझे एम्ब्रियो के बारे में बताओ। अगर कुछ लिख के नहीं दिया तो आप मान लेना वो किसके बारे में बात कर रहा है? एडल्ट के बारे में। अगर उसे लार्वा का पूछना होगा तो लिख के देगा विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन लार्वा, तब आपको जाना है कहां पे? बायलैटरल सिमेट्री पे। अगर कहे कि विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन इकाइनोडर्मेट्स, तो आपको बताना है कैसी? रेडियल सिमेट्री। मेरे हिसाब से जो तुम्हारे फ्यूज उड़े हुए थे वो जुड़ गए होंगे, मुझे आगे चलना चाहिए। हाँ जी चलूं? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। बेटा थर्ड टाइप ऑफ सिमेट्री अपने पास है, वो है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब क्या था? बाई का मतलब 2 और लेटरल का मतलब लेटरल साइड। हमारे शरीर को देखिए, अगर हम एक तलवार लें और तलवार से बॉडी को यहां ऊपर से नीचे से कट कर दे, अरे हाँ कि ना? तो मतलब यहां ऊपर से नीचे कट करूंगा तो मेरी बॉडी के 2 हाफ पार्ट बन जाएंगे, एक तो ये राइट वाला लेटरल पार्ट और एक लेफ्ट वाला लेटरल पार्ट। तो बॉडी को कितने लेटरल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2। तो बाई लेटरल का मतलब 2 लेटरल पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड होगी, एक राइट लेटरल पार्ट एंड दूसरा लेफ्ट लेटरल पार्ट। और वो केवल और केवल कितने प्लेन से? एक। मतलब जब किसी एनिमल की बॉडी में एक सिंगल प्लेन हो जो बॉडी को 2 लेटरल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वन इज राइट लेटरल पार्ट एंड अनदर वन इज लेफ्ट लेटरल पार्ट, तो इस सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ये बाइलेटरल सिमेट्री किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी यही होती है, एस्केहेल्मिन्थीज में भी यही होती है, एनिलिडा में भी यही होती है, आर्थ्रोपोडा में भी यही होती है, मोलस्का में भी यही होती है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में नहीं होती। इकाइनोडर्मेटा में कैसी थी? रेडियल। उसके बाद किस में होगी? मोलस्का के बाद हेमिकोडेटा में भी यही है और कोडेटा में भी यही है। अब मैंने क्या लिखा? प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कोडेटा एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कोडेटा तक सब में है, और इकाइनोडर्मेटा के किस में है? लार्वा में, क्योंकि एडल्ट में तो कैसी थी? एडल्ट में तो रेडियल सिमेट्री थी। चले भैया अपन आगे। नेक्स्ट अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बेस है, वो है सर्कुलेशन। क्या है? सर्कुलेशन। अब बच्चे जब भी सर्कुलेशन के बारे में बात करके चले तो ध्यान रखना, एनिमल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है क्लोज टाइप का एंड दूसरा मेरे पास होता है ओपन टाइप का। एक होता है क्लोज टाइप का एंड दूसरा होता है ओपन टाइप का। क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन वो होता है जिसमें ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स के क्लोज नेटवर्क में हो, जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, और इन सब का डायमीटर भी क्या होता है? अलग अलग। इनके अंदर ब्लड का प्रेशर भी क्या होता है? अलग अलग। चले तो उसे बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें? एनिलिडा में। एग्जैक्टली में मैं ये कहूं बेटा कि सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग जो हुई थी एनिमल किंगडम में वो कहां से हुई थी? एनिलिडा से। चले एनिलिडा में प्रेजेंट होता है, ये कोडेटा में प्रेजेंट होता है और सब मोलस्क में भी प्रेजेंट होता है। फाइलम मोलस्का के कुछ मेंबर्स हैं जिनमें ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और उन मोलस्का के मेंबर को बोलते हैं सिफेलोपोड्स। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सिफेलोपोड्स। सॉरी, हां सिफेलोपोड्स। चले ये सिफेलोपोड्स दैट इज ए जाइंट मोलस्क है जिनमें ये प्रेजेंट होता है।
चलो मैं आगे नेक्स्ट। दूसरा था ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में हार्ट ब्लड को पंप करता है, वो एक साइनस और कैविटी में पंप करता है, और उस साइनस और कैविटी विच इज फिल्ड विद ब्लड उसे बोलते हैं हीमोसील। क्या बोलते हैं? हीमोसील। ओपन सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स हमेशा लेस डेवलप्ड होती है एंड बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो ब्लड में डूबे हुए होते हैं, ब्लड में बैठे होते हैं। किसमें? ओपन सर्कुलेशन में। वो कहेगा सर ओपन सर्कुलेशन किसमें? हमने कहा फाइलम हेमिकोडेटा में, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में, फाइलम मोलस्का में, और मोलस्का के कुछ मेंबर में तो कैसा था? क्लोज। तो मोस्टली मेंबर में कैसा? जब भी पूछे फाइलम मोलस्का के मोस्टली मेंबर में कैसा, आप कहोगे ओपन। एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी कैसा? ओपन। तो मोटी मोटी बात मैं ये कह दूं, इन सब को मिला के मैं एक बात कह दूं, मैं इन सब को मिला के, याद होगा बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच, वो कौन थी? हेमा। तो मैं कह दूं कि हेमा, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच। सुना होगा शोले फिल्म का डायलॉग, हेमा, HEMA। हेमा में कैसा? ओपन। हेमा में कैसा? ओपन। तो जब भी कहे बताओ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें, आप कहोगे हेमा में। बेटा कई जगह एनसीईआरटी ने मिस प्रिंट कर रखा है, मेनली हिंदी मीडियम वाली ने, उसने हेमिकोडेटा में क्लोज लिख रखा है, वो गलत बात है। हेमिकोडेटा में होता है ओपन, हेमा में ओपन। चले भैया अपना आगे। यस सवाल था। तो सर ये तो पूरा एनिमल किंगडम आया ही नहीं, बाकी में क्या हुआ? बेटा पोरीफेरा से लेके एस्केल्मेंथीज तक जो मेंबर है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत किससे हुई थी? फाइलम एनेलिडा से हुई थी। चले भैया अपन आगे नेक्स्ट। अगला था जर्मिनल लेयर्स। सवाल यह था कि सर ये जर्मिनल लेयर्स जो टर्म यूज कर रहे हो ये है क्या? बेटा एग्जैक्टली में एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज के गैस्ट्रुला स्टेज में इन ब्लास्टोमियर्स का अरेंजमेंट होता है। कुछ एनिमल तो ऐसे होते हैं जिसमें ब्लास्टोमियर्स और सेल्स ऑफ एम्ब्रियो वो अरेंज हो जाती है 2 लेयर में, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें ब्लास्टोमियर्स और सेल्स ऑफ एम्ब्रियो अरेंज हो जाती है कितनी लेयर में? 3 लेयर में। अरे हाँ कि ना? और वो जो लेयर थी उन्हें ही बोलते हैं जर्मिनल लेयर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? जर्मिनल लेयर्स। तो जब भी पूछे बताओ जर्मिनल लेयर्स किस में मिलती है, तो मैंने बोला फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली। एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली मतलब अभी मेरी बॉडी में जर्मिनल लेयर नहीं है। जर्मिनल लेयर तो केवल और केवल कब थी? एम्ब्रियो में थी। अब तो वो ऑर्गन है जो कि जर्मिनल लेयर की सेल से बने। जैसे कह दे नर्वस सिस्टम का ओरिजिन किससे हुआ? एक्टोडर्म से। तो अब मेरे पास एक्टोडर्म नहीं है, एक्टोडर्म से बनी हुई चीज है। अरे हाँ कि ना? अरे तुम्हारे पास पहले दूध था, मम्मा ने दूध से क्या बना दिया? पनीर। अब कोई कहेगा तुम्हारे घर में दूध है, बोल दूध नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मिल्क है, दैट इज पनीर है। अरे हाँ कि ना? तो अब मेरे पास जर्मिनल लेयर नहीं है, मेरे पास वो ऑर्गन है जो किससे बने? जो बने किससे? जर्मिनल लेयर से। जर्मिनल लेयर तो कौन सी स्टेज में होती है? एम्ब्रियो में। तो हमने बोला कि अगर किसी एनिमल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 जर्मिनल लेयर है तो उसको हमने बोल दिया डिप्लोब्लास्टिक। अगर किसी एनिमल की एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्मिनल लेयर है तो उसे दोस्तों बोल दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जिसमें 2 जर्मिनल लेयर होगी उसमें बाहर वाली जर्मिनल लेयर को बोलेंगे एक्टोडर्म। बाहर वाली जर्मिनल लेयर को क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। और अंदर वाली जर्मिनल लेयर को बोलेंगे एंडोडर्म। अंदर वाली जर्मिनल लेयर को बोलेंगे एंडोडर्म। और इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जेली लाइक नॉन सेल्यूलर मटेरियल भरा होता है, या मैं कहूं एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। चले सवाल था सर बताइए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है वो कौन से फाइलम के मेंबर है? वो कौन से फाइलम के मेंबर है? आप हमको उनके एग्जाम्पल बता सकते हैं? हमने कहा भाई साहब बिल्कुल बता सकते हैं। कौन से हैं? बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इनको एग्जाम्पल बताना चाहूं तो सबसे पहले पोरीफेरा, दूसरा सीलेंट्रेटा एंड तीसरा टीनोफोरा। ये 3 फाइलम ऐसे थे जिनके मेंबर्स जो थे, जिनके जो मेंबर्स थे उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितनी जर्मिनल लेयर थी? 2। चले अब पूछेगा सर ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा? अरे ट्रिप्लोब्लास्टिक वो जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितनी लेयर? 3 जर्मिनल लेयर। उनमें बाहर वाली एक्टोडर्म, मिडिल वाली मीजोडर्म और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। सवाल पूछेगा सर अगर कोई हमसे कहे कि धरती पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से हैं? बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से हैं? मैंने बोला पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा
कैसे थे? डिप्लोब्लास्टिक। तो मैं कह दूं जब भी कोई इसका एग्जाम्पल मेरे से पूछे, जब भी कोई मेरे से इसका एग्जाम्पल पूछे तो मैं कह दूं ये मेरे पास है प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कोर्डेटा। कोर्डेटा। अब बड़ा फेमस सवाल है जो पूछ पूछ के पूछा है, वो कहेगा धरती पे फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से थे? आप कहोगे प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर, प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर। चले भैया अपना आगे, यहां तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट अगला मेरे पास है सीलोम। सवाल यही था सर सीलोम होता क्या है? बेटा सीलोम एग्जैक्टली में बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल और मैं कहूं डाइजेस्टिव ट्रैक की वॉल के बीच प्रेजेंट एक कैविटी है, बीच प्रेजेंट एक कैविटी है जो किससे लाइंड हो? जो मीजोडर्म से लाइंड हो। तो जब भी पूछे व्हाट इज सीलोम तो हमने बोला एक कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। उस कैविटी को क्या बोलते हैं? सीलोम। उसके लिए क्या बोलते हैं? सीलोम। मतलब पहली बात तो यह हुई कि बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच कैविटी होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। और फिर दूसरी बात उसके अंदर वाली लाइनिंग किससे होनी चाहिए? मीजोडर्मल सेल से होनी चाहिए। तब उसको क्या बोलेंगे? सीलोम। तब उसको क्या बोलेंगे? सीलोम। तो मैं ये कह दूं कि जब भी सीलोम के बारे में कोई बात करे तो हम सीधी सी बात में कह दें कि सीलोम बराबर क्या हुआ? सीलोम बराबर हुआ कैविटी प्लस मीजोडर्मल लाइनिंग। मीजोडर्मल लाइनिंग। अगर इसमें से कोई सी भी चीज नहीं हुई तो मान लेना या कैविटी नहीं हुई, कैविटी नहीं हुई तो फिर मीजोडर्मल की लाइनिंग कहां पे होगी? पहली बात, अरे हां कि ना? दूसरा, अगर कैविटी और मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं है तब भी सीलोम नहीं है। ये दोनों के दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। अब सीलोम के बेसिस पे हमने एनिमल को कितने टाइप में डिवाइड किया? 3 टाइप पे। सबसे पहला ए सीलोमेट। अरे नाम से ही पता चल रहा है ए सीलोमेट मतलब उसमें सीलोम नहीं है। हमने कहा भाई सीलोम तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? इनमें से कौन सी चीज नहीं थी? बोला भैया इसमें से कैविटी नहीं थी। क्या नहीं थी? कैविटी। तो जब हमने बोला ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के बीच में कैविटी ही नहीं है, मीजोडर्म तो है लेकिन कैविटी नहीं है, इसीलिए मैंने बोला वहां पे सीलोम भी नहीं है, वहां पे सीलोम भी नहीं है। ऐसा कौन से फाइलम में? ऐसा था मेरे पास प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ऐसा किसमें था? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। दूसरा था स्यूडोसीलोम। बेटा ये स्यूडोसीलोम जो है एग्जैक्टली में से बोलते हैं फॉल्स सीलोम। इस स्यूडोसीलोम को क्या बोलते हैं? इस स्यूडोसीलोम को अपन बोल के चलते हैं फॉल्स सीलोम। सवाल था ये फॉल्स सीलोम क्या थी? बेटा इसमें क्या था? एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल जो था उन दोनों के बीच में कैविटी थी, कैविटी थी। एंड ये ऐसे एनिमल थे जिन जो कैसे थे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब यहां पे मीजोडर्म भी थी। ये एस्के हेल्मिन्थीज के मेंबर कैसे थे? जिनमें मीजोडर्म भी थी। लेकिन दिक्कत क्या था कि कैविटी भी थी और मीजोडर्म भी थी, लेकिन उस कैविटी को लाइन मीजोडर्म नहीं कर रही थी। मतलब ये ऐसे एनिमल थे जिनमें बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच कैविटी है बट कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। और जब तक मीजोडर्म से लाइन नहीं होगी तब तक वो सीलोम नहीं हो सकती। तो जो ही हमने देखा ओ माय गॉड कैविटी भी है, ओ माय गॉड मीजोडर्म भी है, तो हमने कहा सीलोम है। लेकिन जब जोर का झटका धीरे से तब लगा जब पता चला कैविटी भी है, मीजोडर्म भी है, लेकिन मीजोडर्म की सेल कैविटी को लाइन नहीं कर रही। तो हमने कहा ये तो सच्ची वाली सीलोम नहीं है, ये कौन सी है? झूठी वाली। इसलिए इसको बोल दिया फॉल्स सीलोम, या इसी को बोलते हैं स्यूडो सीलोम, या मैं कह दूं स्यूडो सील। और ये पूरे एनिमल किंगडम में ओनली किस में प्रेजेंट? एस्के हेल्मिन्थीज में और नीमेटोड्स में प्रेजेंट। चले तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? तीसरी कैटेगरी में अपने पास आते हैं यू सीलोमेट और सीलोमेट। बेटा यू सीलोमेट और सीलोमेट वो एनिमल है जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। ट्रू सीलोम कौन सी? ये वाली जिसमें बॉडी कैविटी है एंड बॉडी कैविटी है और उस बॉडी कैविटी को लाइन कौन कर रही है? मीजोडर्मल सेल्स की लाइन कर रही है। कौन लाइन कर रही है? मीजोडर्मल सेल्स की लाइनिंग प्रेजेंट है। तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रू सीलोम। और ट्रू सीलोम किस में प्रेजेंट है? हमने बोला एनेलिडा से लेके कोर्डेटा तक सभी में ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। अब सवाल पूछेगा सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले कहां स्टार्ट हुआ? आपने बोला एनेलिडा से। वो पूछेगा सबसे पहले ट्रू सीलोम की स्टार्टिंग कहां से हुई? वो भी किससे हुई बेटा? एनेलिडा से। किससे हुई? एनेलिडा से। चले भैया अपन आगे, यस बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जा रहा हूं। बेटा एनसीईआरटी के जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही, मैं उससे कुछ बाहर की चीजें भी डिस्कस करूंगा ताकि जब मैं आगे का पोर्शन डील करूं तो वो चीजें मुझे बार बार लिखनी ना पड़े। मैं एक ही बार में सब कुछ समेटना चाह रहा था। आगे
वाले पोर्शन में ही सब कुछ समेट दूंगा ताकि पीछे बार बार उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से कनेक्ट कर लोगे कि कौन से फाइलम में किस तरह का अरेंजमेंट था, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो उसी में अपन चलते हैं बॉडी प्लान। बेटे बॉडी प्लान जो था, इस बॉडी प्लान के बारे में एनसीईआरटी माता ने कोई बात नहीं करी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बॉडी प्लान जो था ये डिटरमाइन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। किसको डिटरमाइन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को। हमने बोला इट डिटरमाइंस अरे हां, इट डिटरमाइंस डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किसको डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है, वो किसको डिटरमाइन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को। मतलब ये बताता है कि किस फाइलम में या कैसे एनिमल में कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है। चलिए पूछेगा सर बॉडी प्लान कितने टाइप का हो सकता है? बेटा बॉडी प्लान जो है वो एग्जैक्टली में एनिमल्स में 3 अलग अलग टाइप का देखा गया। कितने अलग अलग टाइप का? 3 अलग अलग टाइप का बॉडी प्लान देखा गया। सबसे पहले बॉडी प्लान को बोलते हैं सेल एग्रीगेट प्लान। ये सेल एग्रीगेट प्लान एंटायर एनिमल किंगडम में ओनली पोरीफेरा में मिलता है। ओनली किस में मिलता है? पोरीफेरा में। बेटा जिस भी एनिमल में सेल एग्रीगेट प्लान होगा उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? एब्सेंट। अरे ऐसे एनिमल जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, तो इसका मतलब अब क्या करेगा? क्या वो खाना नहीं खाएगा? भाई खाना तो खाएगा, लेकिन वो खाने को पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो कौन पचाएगा? उसकी बॉडी की सेल खुद खाने को पचाएगी। और जब बॉडी की सेल खुद खाने को पचाएगी तो मतलब उनमें जो डाइजेशन होगा वो कैसा होगा? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। मतलब इसमें कैसा होगा? इनमें होगा इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होगा। क्यों हुआ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन? हमने बोला क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं। तो इंट्रा मतलब इनटू द, सेल्युलर का मतलब सेल, कि फूड मेटेरियल का डाइजेशन होगा इनसाइड द सेल, इसलिए इसको बोला इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन। चले भैया, दूसरा मेरे पास है ब्लाइंड सैक प्लान। सवाल था सर ब्लाइंड सैक किसको बोलते हैं? ब्लाइंड सैक उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसकी एक सिंगल ओपनिंग हो, जिसकी एक सिंगल ओपनिंग हो। और इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे एनिमल जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम की एक सिंगल ओपनिंग हो, तो उस प्लान को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक प्लान। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक प्लान। और मैंने बोला जब डाइजेस्टिव सिस्टम की सिंगल ओपनिंग होती है तो हम उसको बोलते हैं इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ब्लाइंड सैक प्लान जिसमें भी होगा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? इनकंप्लीट, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की केवल एक ही ओपनिंग है जो माउथ का भी काम करेगी एज वेल एज एनस का भी काम करेगी। सवाल था सर ये किस में प्रेजेंट है? बेटा ये 3 फाइलम्स में प्रेजेंट है। सबसे पहला मेरे पास सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट है, दूसरा अपने पास टीनोफोरा में प्रेजेंट है, एंड तीसरा अपने पास प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्रेजेंट है। इन तीनों के तीनों में कैसा प्रेजेंट है? ब्लाइंड सैक, दैट इज इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विच हैज सिंगल ओपनिंग विच वर्क एज एनस एज वेल एज माउथ। ठीक है जी। नेक्स्ट, तीसरा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। बेटा जिस भी एनिमल में ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होगा, जैसे हम में कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग होगी, एंटीरियर ओपनिंग जिसको बोलेंगे माउथ, एंड पोस्टीरियर ओपनिंग जिसको अपन बोलेंगे एनस। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम की 2 ओपनिंग हो तो मान लेना बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। और ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी 2 सेपरेट ओपनिंग हो, फॉर इनटेकिंग ऑफ फूड माउथ और फॉर इजेशन ऑफ फीकल मटेरियल, उसके लिए होता है एनस। उसको बोलते हैं अपन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपको बता दूं दोस्तों, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कहां से कहां तक प्रेजेंट? हमने बोला एस्केल्मिन्थीज से लेके फाइलम कोडेटा तक के जो मेंबर्स है सभी में कैसा प्रेजेंट? हमने बोला उन सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट। चले भैया, नेक्स्ट सवाल था सर टाइप्स ऑफ डाइजेशन के बारे में बताइए। बेटा ये सारी चीजें आप जब फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे तो वहां आएगी। मैंने अभी समेट लिया, मैं वहां पे इनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, मैंने यहीं पे समेट लिया सब कुछ। नेक्स्ट, अपना बात कर रहे हैं टाइप ऑफ डाइजेशन। बोला कि भाई डाइजेशन कितने टाइप का होता है। हमने कहा कि डाइजेशन के बेसिस पे हम बात करके चले तो हमने एनिमल्स जो था टाइप्स ऑफ डाइजेशन के बेसिस पे एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। बोल कैसे? एक तो एनिमल ऐसे जिनमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेल्युलर का मतलब अभी बताया था सेल के अंदर डाइजेशन होता है। अरे सेल के अंदर डाइजेशन तो उसमें होगा ना जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें नहीं? फाइलम पोरीफेरा में। इसलिए फाइलम पोरीफेरा के मेंबर में जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंट्रासेल्युलर, मींस इनसाइड द सेल। क्यों? क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट।
अगला था मेरे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन उन एनिमल में होता है जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है उनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। मतलब फूड मेटल का जितना भी डाइजेशन होना है वो सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। मतलब उनकी बॉडी की सेल्स के पास जो फूड जाएगा वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड जाएगा, सेल के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड द सेल्यूलर का मतलब सेल। अरे फूड मेटल का डाइजेशन हुआ आउटसाइड द सेल, मतलब सेल ने रिसीव किया, वो पहले से पचाया खाना प्राप्त किया, इसीलिए हमने बोल दिया एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ये किस में होता है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कोर्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कोर्डेटा तक के मेंबर में एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी थे जिनमें पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होगा, उसके बाद इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होगा। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि उन्होंने खाना खाया, खाना कहां गया? एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में खाने को पचाया, लेकिन वो खाने का पार्शियल डाइजेशन हुआ, फिर वहां से वो खाना पहुंचा बॉडी की सेल्स के पास, और बॉडी की कुछ सेल जो थी वो अपने आप खाने को पचाएगी, और जब खाने का पाचन होगा वो सेल के अंदर होगा तो उसे बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर। तो मैंने कहा तीसरे ऐसे एनिमल थे जिनमें बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है, बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। वो पूछेगा पहले कौन सा, तो हमने बोला पहले फर्स्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड देन सेकंड नंबर पे कौन सा होता है? वो होता है इंट्रासेल्यूलर। सवाल था गुरुजी कौन से फाइलम है? केवल दो ही फाइलम है। कौन कौन से? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है, पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर देन इंट्रासेल्यूलर। याद रखना है दोस्तों। चले जी अपन आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया सेगमेंटेशन के बारे में, या मैं कह दूं मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बारे में। हमने क्या देखा कि इस एनिमल किंगडम में कुछ एनिमल ऐसे थे जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड थी। जब बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है तो इसे ही क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। सवाल था सर मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या था? बेटा कुछ एक एनिमल, जैसे मैं सबसे फेमस एग्जांपल लूं जिसमें इजीली हम ये चीज देख सकते हैं, वो फाइलम एनेलिडा का मेंबर है, दैट इज अर्थवर्म। हमने क्या देखा कि अर्थवर्म की बॉडी एक्सटर्नली भी सेगमेंट में डिवाइड है, इंटरनली भी सेगमेंट में डिवाइडेड है, एंड कुछ ऑर्गन्स का सीरियली रिपीटेशन हो रहा है। तो एनसीईआरटी की क्या लिखती है कि व्हेन बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, उसे ही क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। अब ये चीज किस में दिखाई देती है? एंटायर एनिमल किंगडम में सेगमेंटेशन केवल तीन ही फाइलम में होता है, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में एंड कोर्डेटा में। इनके अलावा किसी भी फाइलम के मेंबर की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, केवल इन तीन फाइलम में ही सेगमेंटेशन होता है। प्रीवियस ईयर की नीट के एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछे जा चुके हैं, इससे रिलेटेड सवाल भी आ चुका है। चले नेक्स्ट, अगला मेरे पास है, वो अपने पास है भैया क्या? वो अपने पास है नोटोकोड। सवाल था सर ये नोटोकोड किस में मिलती है? बेटा एग्जैक्टली में ये नोटोकोड के बेसिस पे एनिमल्स को दो कैटेगरीज में और दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को बोल दिया नॉन कोडेटा, एक ग्रुप को बोल दिया नॉन कोडेटा, एंड दूसरे ग्रुप को बोल दिया कोडेटा। बच्चे एग्जैक्टली में मैं बात करके चलूं तो धरती पे 85 to 90% एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें नोटोकोड नहीं होती, उनको अपन बोलते हैं नॉन कोडेट्स। लगभग 5 से 10% ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकोड होती है, इसलिए उनको बोलते हैं कोडेट्स। सवाल था सर आप ये बताओ कि कोर्डेट्स किसको बोलते हैं? फाइलम कोर्डेटा के मेंबर्स को ही क्या बोलते हैं? कोर्डेट, क्योंकि उन्हीं में क्या होती है? नोटोकोड। बाकी किसी में भी नोटोकोड नहीं होती, पहली बात। सवाल था सर ये नोटोकोड है क्या? बेटा हम में एम्ब्रियोनिक स्टेज में, हम कोर्डेट्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में एम्ब्रियोनिक स्टेज में बॉडी की डोर्सल सरफेस पर, बॉडी की डोर्सल सरफेस मतलब पीछे की साइड, बॉडी की डोर्सल सरफेस पर मीजोडर्म से एक रोड की तरह की, डोर्सल सरफेस पर मीजोडर्म से एक रोड की तरह की स्ट्रक्चर डेवलप होती है। उस स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं नोटोकोड, जो कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। चले चले तो जब भी पूछे अपने से नोटोकोड के बारे में तो 4 पॉइंट याद रखनी है। केवल कोडेट्स में मिलती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, बॉडी की डोर्सल सरफेस पे डेवलप होती है, बॉडी की डोर्सल सरफेस से पे डेवलप होती है। किससे बनती है? मीजोडर्म से बनती है। बस यही बात याद रखनी है, उसी को क्या बोल दिया अपन ने? नोटोकोड। आगे बढ़ो।
आगे हम बात करते हैं सेक्सुअल कंडीशन, बड़ा फेमस है, एनसीईआरटी से दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। एनसीईआरटी ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में इसके बारे में बात नहीं करी, लेकिन अलग अलग फाइलम में ये टर्म सुनने को मिलेगी, मैंने वहां से उठा के यहीं पे समेट लिया। देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पे सेक्सुअल कंडीशन। सेक्सुअल कंडीशन के बेसिस पे एनिमल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक एनिमल को बोला बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या उन्हीं के लिए टर्म यूज होती है मोनोसियस, बेटा कंफ्यूज करेगी, बाइसेक्सुअल के लिए टर्म यूज होती है मोनोसियस, मतलब ऐसे एनिमल जिसमें एक ही एनिमल में फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, मतलब एक ही एनिमल में फीमेल गैमेट भी बनेंगे एंड मेल गैमेट भी बनेंगे, इस कंडीशन को बोलते हैं बाइसेक्सुअल और मोनोसियस कंडीशन। चलो मैं आगे, तो सवाल था ये तो थी मोनोसियस, अब दूसरी कंडीशन को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल या उसे बोलते हैं डाइसियस, मतलब जब अपने पास एक एनिमल में केवल एक ही टाइप के गैमेट बने, या तो मेल गैमेट बने या फिर फीमेल बने, हाँ कि ना, जैसे ह्यूमन बीइंग में देखे एक एनिमल, मैं मेल हूं, मेल में केवल मेल के गोनाड्स प्रेजेंट है और उसमें केवल और केवल मेल गैमेट बनेंगे। इसी तरह फीमेल जो है उसमें केवल फीमेल के ही गोनाड्स प्रेजेंट है, मतलब वहां पे केवल फीमेल गैमेट ही बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेल एंड फीमेल एनिमल क्या हो, अलग अलग हो, और एक एनिमल में केवल एक ही टाइप के गैमेट बने, तो उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन और बोलते हैं डाइसियस। अब एनसीईआरटी माता के चिपक के बात कर रहा हूं, जैसा एनसीईआरटी माता ने लिखा वही मैंने उठाया, अपन एक्सेप्शन को कंसीडर करके यहां पे नहीं चल रहे। सवाल था सर कहना क्या चाह रहे हो, हमने बोला जब भी हमसे पूछे कि आप हमें यह बताइए कि कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जो बाइसेक्सुअल है, कौन कौन से फाइलम के एनिमल ऐसे हैं जो बाइसेक्सुअल है। चले हमने बोला फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स जो है वो अपने पास बाइसेक्सुअल है, फाइलम सीलेंट्रेटा के मेंबर जो है बाइसेक्सुअल है, फाइलम टीनोफोरा के मेंबर जो है वो बाइसेक्सुअल है, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस के मेंबर जो है वो बाइसेक्सुअल है, फाइलम एनेलिडा के मेंबर जो है वो बाइसेक्सुअल है, लेकिन फाइलम एनेलिडा में एनसीईआरटी माता ने लिखा है एक्सेप्शन, नेरीज जो है वो एक्सेप्शनली कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। इसी तरह फाइलम कोडेटा में एक सब फाइलम है और उस सब फाइलम का नाम है यूरोकोडेटा, और ये सब फाइलम यूरोकोडेटा जो है इसके मेंबर भी कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है। चले अगर एनसीईआरटी माता के हिसाब से इनको छोड़ दूं तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी एनिमल आते हैं किसी भी फाइलम के, वो एनसीईआरटी माता के हिसाब से वो क्या है, यूनिसेक्सुअल। एनसीईआरटी ने उनमें बाइसेक्सुअल टर्म यूज नहीं करी, बेटा सम एक्सेप्शंस आर देयर हर जगह, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने एनसीईआरटी माता ने जो डेटा दिया उसको उठाया, बाकी के बारे में बात नहीं करी। आपको बिल्कुल इनसे चिपक के आंसर करके आना है, एनसीईआरटी के हिसाब से एकदम सही आंसर जाएगा, कोई माथाफोड़ी नहीं है। चलो मैं आगे, नेक्स्ट अगला था डेवलपमेंट, बेटा डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने जब अलग अलग फाइलम्स को देखा तो हमने क्या देखा कि कुछ फाइलम तो ऐसे थे जिसके सारे के सारे मेंबर्स में लार्वल स्टेज प्रेजेंट थी, सारे के सारे मेंबर्स में क्या थी, लार्वल स्टेज। तो एनसीईआरटी ने बोल दिया कि जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है उनमें होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। उनमें कैसा डेवलपमेंट होता है, एनसीईआरटी बोली उनमें होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। चले लेकिन हमने कुछ फाइलम ऐसे भी देखे जिनके कुछ एक मेंबर में तो लार्वा है और कुछ एक मेंबर में लार्वा नहीं है। अरे जिनमें लार्वा है उनमें तो होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और जिनमें लार्वा नहीं है उनमें होगा डायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब पूरे फाइलम का निचोड़ निकालूं तो क्या हुआ, कुछ एनिमल में डायरेक्ट और कुछ एनिमल में इनडायरेक्ट, इसलिए हमने बोला पूरे फाइलम में हमने बोला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट उनमें जिनमें लार्वा नहीं है, लार्वा एब्सेंट तो डायरेक्ट, लार्वा प्रेजेंट तो इनडायरेक्ट। अरे हाँ कि ना, सवाल था सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एनसीईआरटी ने कौन कौन से फाइलम में बात करी है। बेटा एनसीईआरटी माता ने बताया कि नीमेट हेल्मिंथीज, दैट इज एस के हेल्मिंथीज या नीमेटोडा में क्या था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था। एनेलिडा जो था उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था। ऑर्थ्रोपोडा जो था उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था। एंड कोरडेटा में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था। चले उसके अलावा जितने भी बचे उन सब में एनसीईआरटी माता ने क्या लिख रखा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसलिए मैंने लिख दिया रिमेनिंग ऑल। एनसीईआरटी के हिसाब से रिमेनिंग ऑल में क्या लिख रखा है उसने, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला याद कर लो, नीचे वाले में तुक्का मार देना।